नमस्कार विद्यार्थियों, हम अंतरा किताब में जो 5वां पाठ है सुमित्रानंदन पंत की कविता संध्या के बाद यह ग्राम्य संकलन नामक कविता संग्रह से ली गई है। अब यहाँ हम उस प्राकृतिक दृश्य का वर्णन कर रहे थे जो ग्रामीण परिवेश से संबंधित है और उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थितियाँ बताई गई थी। यहाँ अब शुरू हो जाएगा एक प्रगति काल। प्रगति काल जिसमें मजदूर, किसान, गरीब तबके के जो लोग हैं उनकी पीड़ा, उनके दर्द, उनके दुख, उनके तकलीफ को उभारना ही प्रगतिवाद था। कंप कंप उठते हैं लोग के संग, कातर और क्रंदन मूक निराशा। शाम का समय हो गया था, दीपक जल उठे थे और दीपक की लौ जब जलती है तो वो थोड़ा कांपती है। तो दीपक की लौ जब कांपेगी तो उनके मन में भी वो दुख, वो तकलीफ, वो जो निराशा अंदर ही अंदर शांत बैठी है, चुपचाप बैठी है, वो शांत निराशा फिर से उभर कर आ जाएगी। यानी जो मूक निराशा है वो भी क्या है, उनके साथ अंदर ही अंदर रोदन करना शुरू कर देती है। हृदय में रोना शुरू हो जाता है तकलीफों से, पीड़ा से कि जीवन में क्या पाया, सिर्फ दुख ही दुख, तकलीफ ही तकलीफ, पीड़ा ही पीड़ा। क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यों गोपन मन को दे दी हो भाषा। की रोशनी ज्यादा तो नहीं हो रही थी, लेकिन उस क्षीण रोशनी में भी, उस क्षीण प्रकाश ने भी इस गोपन छिपे हुए मन में जो बातें थी उनको क्या दे दी थी, भाषा दे दी थी। अर्थात अब वो सभी बातें बाहर आ रही थी। जो पीड़ा, जो दर्द, जो तकलीफ जो उसने महसूस की, जो उसने भोगी थी जीवन में, वो सभी सामने उसके आ रही थी। तो उस लाला का वर्णन यहाँ ये बताने की कोशिश की है कि जो गरीब वर्ग है, जो वो भी ज़्यादा बड़ा दुकानदार नहीं है, छोटा सा दुकानदार है, जिसके पास में कुछ ज़्यादा वस्तुएं भी नहीं है, ज़्यादा खरीदारी भी नहीं होती है, उसका घर भी बहुत कच्चा है। तो यही बात बताएगी। लीन हो गई क्षण में बस्ती मिट्टी खपरे के घर आंगन। कि थोड़ी देर में ही जो बस्ती थी वो किस में लीन हो गई, वो लीन उस अंधेरे में हो गई थी, उस अंधेरे में खो गई थी। उनके जो मिट्टी के घर थे, आंगन था, वो सभी क्या है, उस अंधकार में पूरी तरह से डूब चुका था। तो यहाँ मिट्टी के घर होना, मिट्टी के खपरे यानी छत भी क्या थी, मिट्टी की, आंगन भी क्या थे, मिट्टी के, सब मिट्टी का बना हुआ था। आम आदमी, गरीब किसान उस समय मिट्टी के ही घर बना पाते थे, कच्ची मिट्टी के घर, गोबर मिट्टी से लीप कर अपना घर बनाते थे। तो यही बात यहाँ के कि वो जो मिट्टी के बने हुए घर आंगन है वो भी अब लीन हो चुके थे उस अंधकार में। भूल गए लाला अपनी शुद्धि। अब इस विचारधारा में अपने तन मन जो शुद्ध बुद्ध होती है वो भी भूल गए कि कहाँ बैठा हूँ, कैसी स्थिति है, कैसा परिवेश है, ठंड लग रही है, नहीं लग रही है। यानी यहाँ से वो पूरी तरह से गायब होना, मन उसका कहीं और चला जाना, यानी शुद्ध भूल गए, शुद्ध भूल गए थे। भूल गया सब ब्याज मूलधन, जिस ब्याज और मूलधन की बातें कर रहे थे वो सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि दिन भर यही काम करते हैं व्यापारी, ब्याज कितना है बड़ा, मूलधन कितना आया, वो सभी इसकी बातें में उलझे रहते हैं। तो यहाँ फिर उस आम आदमी के बारे में, गरीब तबके के बारे में बताया गया है कि उसके लिए शाम है वो दुख, दर्द, तकलीफ लेकर ही आती है, सुख खुशियाँ लेकर ही आती है। तो यहाँ फिर देखिए, सकुची सी परचून किराने की ढेरी लग रही है तुझतर। उसकी जो किराने की जो परचून की दुकान है वो क्या है, एकदम संकुचित मतलब बहुत छोटी, और तुझतर और छोटी सी भी छोटी लग रही है। यानी उस ढेरी के समान लग रही है। एक छोटी सी ढेरी होती है, ढेरी छोटे रूप को कहते हैं, एक बड़ा ढेर होता है, एक छोटा ढेरी, ढेरी मतलब छोटी। तो यहाँ यही बात कही गई है कि उसकी दुकान बहुत ही छोटी सी लग रही है, संकुचित सी लग रही है, और ऐसा लगता है जैसे कोई ढेरी सी हो, बहुत ही कम मात्रा में उसके पास परचून के समान, और ऐसा लगता है कि तुच्छ से भी तुच्छ, तुच्छतर मतलब तुच्छ से भी तुच्छ,
न के बराबर। इस नीरव प्रदोष में आकुल उमड़ रहा अंतर जग बाहर। इस जो दुखदाई रात्रि है, इस दुखदाई रात्रि में मन विचलित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, और उसके अंदर रोदन, अंदर जो रोना है वो फूट पड़ता है। अंदर ही अंदर वो क्या है, रो रहा है, तकलीफ में है, पीड़ित है। तो उसका जो अंतर का रोदन शुरू हो गया है और उस उमड़ पड़ा है, उसका हृदय क्या हो गया, उमड़ पड़ा है, उमड़ आया कि यार जिंदगी में दुख ही दुख, तकलीफ ही तकलीफ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सभी साथ में बराबर सुख भोगी? क्योंकि हम सभी संतान ईश्वर की हैं, एक ही परमात्मा के हम सभी पुत्र होने के बाद में भी भेदभाव है, तकलीफ में है वो, पीड़ित है वो। तो यहाँ वो अपने आप में खो जाता है और ये जग क्या रह जाता है, बाहर। यानी इस जग को भूलकर अपने हृदय की गहराइयों तक वो चला जाता है, और गहराई में जाने से आदमी को क्या मिलती है, पीड़ा, दर्द, तकलीफ। क्योंकि वो उस पीड़ा को भोगता है, उस महसूस करने लग जाता है। अनुभव करता लाला का मन छोटी हस्ती का सस्तापन। अपने मन में वो अनुभव करता है कि एक छोटी सी हस्ती है, सस्तापन नहीं है, उसके पास में कुछ नहीं है। उसकी हैसियत क्या है, उसकी हैसियत कुछ नहीं है, बहुत ही कम है, छोटी सी हैसियत वाला और बहुत ही सस्ते सामान बेचने वाला, कुछ नहीं है इसके पास में जो दुकान में कुछ बेचे, बहुत ही सस्ते सस्ते सामान है उसका, सस्तापन जीवन है, सस्ता जीवन है उसका। जाग उठा उसमें मानो और असफल जीवन का उत्पीड़न। जो जीवन में सिर्फ असफलता ही असफलता मिली थी और असफलता से उत्पीड़ित था, पीड़ित था, जो दुख था असफलताओं से, वही मन आज उसका अंदर का जो मानव है वो जाग उठा। मानव का जागने का मतलब क्या है यहाँ पर? मानव के जागने का मतलब यहाँ पर ये है कि मनुष्यता जाग गई। उस जो मानव होता है वो सभी के बारे में सोचता है। पशु होता है वो किसी के बारे में नहीं सोचता, वो अपने खाने पीने के बारे में ही सोचता है, दूसरा कोई क्या कर रहा है, पीड़ित है, तकलीफ में, नहीं पता। लेकिन मनुष्य, मानव, भगवान ने हमें इसलिए जन्म दिया है इस मानव रूप में कि हम सबके बारे में, सबके विकास के बारे में, सबके तकलीफ़ों के बारे में सोच सकें। अगर हमारा मानव जाग गया तो क्या होता है, सभी की भलाई करते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। और दानव जाग गया तो फिर क्या होता है, सिर्फ स्वार्थीपन आ जाता है। तो यहाँ मानव का जागना एक बड़ी बात कही गई है। मानव का जागने का मतलब है मानवता, दूसरों की भलाई, दूसरों के परोपकार के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मानवता के बारे में समझाया गया। अब देखिए आगे, अब वो सोचता है अपने जीवन में उसने क्या प्राप्त किया। दैन्य, दुख, अपमान, ग्लानि, चीज शुद्धि तो पिपासा, मृत अभिलाषा, बिना आय की क्लांति बन रही उनके जीवन की परिभाषा। जड़ अनाज के ढेर सदस्य ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता, कौड़ी की स्पर्धा में मर। अपने बारे में सोचता हुआ क्या कह रहा है, उसने जीवन में क्या प्राप्त किया है। गरीबी, दीनता, दुख, अपमान, घृणा, ग्लानि, जीवन में तो यही तो मिला है उसे। यानी उसको क्या मिला है जीवन में, गरीबी मिली है, दीनता मिली है, दुख मिला है, अपमान मिला है, घृणा मिली है और ग्लानि मिली है। जीवन में उसने तो यही तो प्राप्त किया है। चीर चिरिप्त, हमेशा से ही भूखा रहा है, अर्थात कभी पेट भर खाना भी नहीं मिला उसे। उसकी जो भूख है वो कभी शांत नहीं हो पाई, क्योंकि कभी समय पर से वो खाना प्राप्त ही नहीं हुआ। चीर पिपासा, अर्थात उसकी वो प्यास भी नहीं थी। मृत अभिलाषाएं, और जो उसकी इच्छाएं थी वो भी मर गई, क्योंकि दिन रात इस काम धंधे में वो उतना कमा ही नहीं पाता है कि वो अपनी अभिलाषाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी आशाओं को पूरा कर सके। जो उसने सोच रखे जो ख्वाब, सपने, अभिलाषाएं, वो सब अधूरी रहेगी, वो मर गई है और वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये सोच रहा है कि पूरे दिन भागता रहता हूँ, पूरे दिन कमाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी हमेशा से भूखा रहा हूँ, हमेशा से प्यासा रहा हूँ, और मेरी जो इच्छाएं भी हैं वो मर चुकी है, इच्छाएं भी खत्म हो चुकी है। बिना आय की क्लांति बन रही है उनके जीवन की परिभाषा। आय कुछ है नहीं, और बिना आय के ये जीवन दुख की परिभाषा ही बन गई है।
यानी जीवन क्या बन गया है? दुख, दुख बन गया है। अब जीवन की परिभाषा क्या बन गई उसके? दुख ही जीवन की परिभाषा बन गई है। तो कहने का मतलब जीवन में सिर्फ उसे दुख ही दुख मिला है, पीड़ा ही पीड़ा मिली है, ग्लानि, घृणा, अपमान, तिरस्कार, ये सब प्राप्त हुआ। उनके जीवन की परिभाषा क्या हो गई है? दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द, ये उसके जीवन की परिभाषा हो गई है। जड़ अनाज के ढेर सदृशी वह दिन भर बैठा गद्दी पर, कुछ साधन नहीं कमाई का, छोटी सी दुकान है, इतना लेन देन होता नहीं है। जब लेन देन ही नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? एक अनाज की ढेर की तरह गद्दी पे बैठा रहेगा पूरे दिन, कोई आता ही नहीं, ग्राहक आता ही नहीं है, जाता ही नहीं। तो कहता है कि मैं अनाज के ढेर के सदृश वहीं पर ही पूरे दिन गद्दी पर बैठा रहता। तो लेन देन का जो मामला है वो नाम मात्र का ही है, कुछ कमाई का साधन ही नहीं है। बात बात पर झूठ बोलता, कौड़ी की स्पर्धा में मर। कौड़ी के लिए सबसे छोटी थी कौड़ी, और कौड़ी के लिए कहता है कि एक कौड़ी के लिए झूठ बोलना पड़ता था। इस कौड़ी की स्पर्धा में कितने झूठ बोले, यानी आपने देखा होगा दुकानदार एक चीज़, एक वस्तु को कितना बढ़िया बताता है कि बस मैं आपको कम दे रहा हूँ, दूसरा ज़्यादा देगा, जबकि आप दूसरे पास में जाओगे तो हो सकता है वो कम पैसे में दे दे, वो रेट उसकी कम थी। जैसे मान लो कोई चीज़ थी तो 500 की, और वो पहले से 1000 रुपये लगा के कहते भाई जी 1000 रुपये लगेंगे। अब हम कहते नहीं भाई जी 1000 तो दे दीजिए, 500 दे दिया। ओके, कैसी 500 नहीं, न थारी न हमारी 800 रुपये की पड़ेगी है, खरीदी 800 है, थाने में 800 दूँ, जबकि वो 500 की थी। तो कहते हैं कि कहने मतलब है कि वो झूठ बोलता रहता है, और इस स्पर्धा में, कौड़ी की स्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए क्या करता है? मर मर के जीता है, इस स्पर्धा में मर जाता है। कहने मतलब है झूठ बोलता रहता है, अपने लोगों को ठगता रहता है। तो यहाँ यही बात बताने की कोशिश की है कि हम क्या करते हैं, एक कौड़ी के लिए कितना झूठ बोल जाते हैं। फिर भी क्या कुटुंब पलता है, इतना झूठ बोलने के बाद भी क्या घर चला जाता है, घर बसता है, उसका पलता है। अर्थात सब उसकी जो इच्छाएं, घर वालों की, घर में जो बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप हैं, तो उनके लिए खाने पीने के लिए जो साधन आ जाता है, घर चलता है क्या अच्छी तरह से उसका? अर्थात नहीं चलता है। सब अपने से ही प्रश्न पूछ रहा है, अपना ही उत्तर दे रहा है। रहते स्वच्छ सुगर सपरिजन, क्या उसके घर के लोग सभी अच्छी तरह से घर में रहते हैं? यानी उसका शरीर अच्छा है क्या उनके घर वालों का? गरीब को देखा होगा आपने, ऐसे लगता है जैसे कंकाल, तो उनमें चमड़ी नाम मात्र की होती है और कंकाल का ढेर लगता है। तो कहते हैं क्या सभी के शरीर अच्छे हैं क्या, सुदृढ़ है क्या? अर्थात नहीं है, सबके कंकाल निकले हुए हैं, चमड़ी थी वो खत्म, खाली वो कंकाल कंकाल दिखता है। क्योंकि नहीं खाने पर होगा क्या, अरे भूखे मरेगा, तो ये शरीर पतला होता जाता है और एक अस्थियों का ढांचा रह जाता है। बना पा रहा है वह पक्का घर, और इतने सालों से उसकी जो इच्छा थी कि मैं पक्का घर बना लूं, लेकिन वो बना नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बना? क्योंकि उसका इतना आय का साधन ही नहीं है, जिसके कारण वो अभी भी मिट्टी के घर में रह रहा है, कच्चे घर में रह रहा है। मन में सुख है, जुटता है धन, क्या अभी भी उसका मन में से भी सुख है? अर्थात उसको लगता है कि नहीं मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, मेरी जो इच्छाएं थी वो पूरी होगी, मेरी अभिलाषाएं, मेरे कामनाएं सब पूर्ण होगी, ऐसा है क्या? नहीं है उसके मन में सुख, क्योंकि मन में तो दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा, तकलीफ तकलीफ, ग्लानि, घृणा, दर्द, तकलीफ, सब यही तो है उसके हृदय में। जुटता है धन, क्या वो पैसे बचा पाता है क्या? अरे खाने पीने की साधन उपलब्ध नहीं करा पाता है, तन पे पहनने के लिए कपड़े उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो धन कहाँ से जुटा पाएगा? खिसक गई कंधों से कथड़ी। इसी बीच क्या होता है, जो गुदड़े से बनी हुई कथड़ी होती है, कंबल होती है, तो कपड़ों के टुकड़ों से बनाकर गुदड़े की भांति जो हम कैसे कंबल थी वो पहन रखी थी, ओढ़ रखी थी, वो कंधों से सिरक जाती है इस बीच में। टिटूरा सर्दी में तन, सुध बुध भूल गया था वो तो कहीं चला गया अपने जीवन में दुख तकलीफों को याद करने में। लेकिन अब शरीर क्या है,
सर्दी लगेगी शरीर को, कथड़ी इतनी देर ओढ़ रखा था वो तो चलेगी। अब ठंड लगेगी तो शरीर क्या होगा, कांपेगा। तो ठिठुर रहा है सर्दी में, इतना उसका शरीर ठिठुर रहा है, कांप रहा है। सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर व्यवस्था का निज कारण। तो वो जो बस्ती का बनिया है वो अपनी व्यवस्था का कारण ढूंढ कि भाई इतनी भयंकर व्यवस्था है मुझे कि मैं अपने बच्चों के लिए खाना, कपड़े, मकान उपलब्ध नहीं करा पा रहा। क्या कारण है जिसके कारण मैंने ये दुख, ये तकलीफ, ये पीड़ा महसूस की है। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, उन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है, उन्हें तन पर पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उनकी इच्छाएं अधूरी है और मेरा मन भी सुख में नहीं है। धन में जुटा नहीं पाता हूँ, पक्के घर में मना नहीं पाता हूँ। तो कहने का मतलब दिन रात भागते रहते हैं और एक एक कौड़ी के लिए झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी घर नहीं चल रहा है, फिर भी घर नहीं पल रहा है। सभी घर के जो लोग हैं वो स्वस्थ शरीर वाले नहीं हैं, उनके अच्छे कपड़े नहीं हैं, न खान पान मिल पा रहा है, जी खाने पीने के साधन जुटा नहीं पा रहा है। तो दिन भर भागने के बाद में भी उन्हें अब इतना कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ हमने इन दोनों पदों में देखा है कि यहाँ कवि क्या कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं अगले छंद की, अगले पद की। शहरी बनियो सा वह भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन। रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन। यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। कर्म और गुण के समान ही सकल आए वे का हो विवरण। अब वो कुछ सपने ले रहा है, कुछ कल्पनाएं कर रहा है कि शहरी बनियों सा वह भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन, कि वह भी शहरी बनियों की तरह है, ऊपर उठकर ऊंचाइयों को छूकर बड़ा आदमी, महाजन मतलब बड़ा आदमी, यानी जो महाजन होते थे वो ब्याज देते थे, लोगों को उधार देते थे। तो वो कहता है मैं भी उन शहरी बनियों सा महाजन बनकर, बड़ा आदमी बनकर क्यों नहीं बन जाता, बड़ा आदमी क्यों नहीं बन जाता। मैं भी तो बन सकता हूँ, अर्थात मेरे पास में क्या योग्यता नहीं है, तो मैं क्यों नहीं उन शहरी बनियों की तरह ब्याज पर पैसे दे देकर अमीर बन जाऊँ। रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन। पता नहीं है कि किसने उसके जीवन उन्नति के जो साधन थे, प्रगति करने के जो साधन थे वो रोक दिए हैं। वो भी तो चाहता है बड़ा आदमी बने, वो भी तो चाहता है कुछ ऊंचाइयों को छुए, लेकिन उसके जीवन के जो उन्नति के साधन थे पता नहीं उनको किसने रोक दिया है, छीन लिया है। यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। ऐसा कुछ संभव नहीं हो सकता क्या कि इस जो परंपरा चल रही है, रीति रिवाज चल रहा है कि एक अमीर आदमी तो अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। इस परंपरा को, इस व्यवस्था को कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए इस व्यवस्था में परिवर्तन होकर क्या होना चाहिए। कर्म और गुण के समान ही सकल आय वे का हो विवरण। कर्म और गुण, इन व्यक्ति में अगर अच्छे कर्म है वो अच्छा कर्म करता जाएगा, अच्छे गुण हैं इसमें, तो क्या होगा, उसके पास पैसे होने चाहिए। ऐसे लोग मिल जाएंगे जो काबिल ही नहीं हैं और बड़े बड़े सरकारी पदों पर बैठ गए। तो यहाँ यही बात 80 साल पहले पंत जी ने कह दी है कि ऐसा होना कि कर्म के आधार पर, गुण के आधार पर अगर बंटवारा होना तो कोई दुखी नहीं। गुण के आधार पर सबको काम मिल जाना चाहिए, कर्म के आधार पर सबको काम मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो अमीर आदमी अवगुणी है, कोई कर्म नहीं करता लेकिन उसके पास पैसे खूब है और वो और पैसे कमाता जा रहा है, उस पर और बेनिफिट होता जा रहा है। तो यहाँ कर्म और गुण के आधार पर आय व्यय का बंटवारा होना चाहिए। सबको समान समझकर, सबको समान रूप से हम बंटवारा करके सबको बराबर लाने की कोशिश की। ये प्रगतिवाद है। ये आप कम्युनिस्ट की बात करते हैं ना, कम्युनिस्ट पार्टी वो यही तो कहती है सबको बराबर समझे, सबको बराबर सुख सुविधा मिले, कोई ज़्यादा अमीर ना हो और कोई ज़्यादा गरीब ना हो, सब बराबर है। घुसे घरों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे सभी लोग क्या अपने घरों में जाकर अपने अपने बारे में सोचते हैं, दुनिया के बारे में, देश के बारे में कोई नहीं सोचता है। लोग कहते रहते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मैं देश का प्रेमी, देश प्रेमी।
देश के बारे में सोचता हूँ, लेकिन वास्तव में नहीं सोचते। अगर सच्चे मन से वो सोचते तो भारत में कोई गरीब रहता ही नहीं, बिना बेरोजगार के कोई रहता ही नहीं, कोई पीड़ा में कोई तकलीफ में रहता ही नहीं। सभी अपनी अपनी पीड़ा की अपनी चिंता में लगे हुए हैं। तो यहाँ बताया गया है कि सभी लोग अपनी सोच में डूबे हुए हैं, उन्हें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी सोच में डूबे हुए। क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सबके सामूहिक जीवन, कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा कोई आए, ऐसा कोई जवार आए कि सबको एक सामूहिक जीवन फूंक दे, सभी एक साथ जीने की जो उत्कर्ष लालसा लेकर जिए, सभी सामूहिक रूप से जीवन को जीने की कोशिश करें, साथ में मिलकर, साथ में रहकर, सबको बराबर साथ में लेकर जीवन जीने की कोशिश करें। अकेले आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, साथ में अपने भाई बहन को, अपने पड़ोसियों को, अपने राष्ट्र के लोगों को साथ में लेकर चलने की बात कही है। अकेले चलने की बात नहीं की है यहाँ पर। यहाँ अपनी उन्नति की बात नहीं की है, राष्ट्र की उन्नति, अपने समाज की सामूहिक उन्नति की बात की गई है। यहाँ पर मिलकर जन कार्य करे जग, मिलकर भोग करे जीवन का, कि सभी आपस में मिलकर, ये जो लोग हैं संसार के, वो आपस में मिलकर कार्य करें और जो भी सुख सुविधा मिलती है उनका मिलकर ही भोग करें। अरे आप देखते रहते हो, अमीर आदमी हर प्रकार के सुख सुविधाओं में रहता है और गरीब आदमी उससे सुख के लिए तरस नहीं होता है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि इस जीवन में उन्हें सुख मिलता ही नहीं है, जन्म से लेकर मृत्यु तक पीड़ा ही पीड़ा, दर्द ही दर्द, तकलीफ ही तकलीफ। तो यहाँ ये कहते हैं सभी लोग जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं उनका सामूहिक रूप से भोग करें। तो साम्यवाद की बात करें, कम्युनिस्ट की बात कर रहे हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं। जन विमुख हो, जन शोषण से हो समाज अधिकारी धन का, कि जो लोग शोषण कर रहे हैं ना, वो शोषण से विमुख हो जाए, यानी किसी का कोई शोषण नहीं करे, कोई किसी का शोषण ना करे, सब बराबर रहें और सभी को सम्मान अधिकार मिले। सबको धन पर क्या मिलना चाहिए? सम्मान अधिकार। समाज में सब धन को बराबर बांट दें, अर्थात अगर 4 बेटे हैं ना तो 4 बेटों को बराबर संपत्ति मिलती है ना, तो उसी प्रकार समाज में भी ऐसा नियम होना चाहिए ना कि अगर सब बराबर हैं तो उनको जितनी देश की आय होती है उस आय का बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। देश की आय व्यक्ति की आय नहीं होनी चाहिए। देश की आय से सबको बराबर बांटा जाए, सबके बराबर खाते में सबको बराबर पैसे मिलने चाहिए। एक व्यक्ति तो हर प्रकार की सुख सुविधाएं भोग रहा है और एक व्यक्ति दाने दाने को मोहताज है। तो यहाँ सामूहिक जीवन की बात की गई है, साम्यवाद की बात की गई है। अब देखिए आगे, अब बताया गया है सपने में वो क्या सोच रहा है? सोच रहा है दरिद्रता पापों की जननी, कि ये जो गरीबी है ना यही तो सभी पापों की जननी है। अरे आए तो पाप करा है सगड़ा, चोरी डाका डालना हो, लूट खसोट, जो भी करना है यही कराती है, क्योंकि दरिद्रता पापों की जननी है। गरीबी ही बहुत कुछ करा देती है लोगों से। मिटे जनों के पाप ताप भय, वो सोचता है कि सबसे पहले लोगों के जो पाप हैं, जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो भय है, ये सब मिट जानी चाहिए, खत्म होनी जानी चाहिए। सुंदर हो अधिवास हो संतन, और सभी के घर, कपड़े और शरीर अच्छे हो, सुंदर, सबके पास सुंदर घर हो, सभी के शरीर स्वस्थ सुबलिष्ट हो, सबको अच्छा घर मिले तो अच्छे कपड़े भी मिले, अच्छे शरीर भी मिले। पशु पर फिर मानव की हो जाए, इस पशुत्व पर, यानी इस पशु तुल्य जीवन पर मानव जीवन की जय हो, मानवता की जय हो। क्योंकि पशु तो सिर्फ अपने सुख स्वार्थ के लिए सोचता है और मानव हमेशा सभी लोगों के सुख और सुविधाओं के लिए सोचता है। तो कहता है ये मानव की जय होनी चाहिए, मानवता की जय होनी चाहिए और पशुता की हार होनी चाहिए। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, कि व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति को बदल कर हम कुछ नहीं कर सकते। आपने एक व्यक्ति को बदल दिया, क्या संसार बदल गया? क्या ये समाज बदल गया? क्या परिपाटी बदल गई? अर्थात हमें परिपाटी को बदलना होगा, दोष जन के दुख क्लेश की।
तो ये एक व्यक्ति ही किसी के दोष का कारण नहीं होता है, एक व्यक्ति ही किसी की पीड़ा का कारण नहीं होता है। संसार में दुख तकलीफ का कारण एक परंपराएं है। उस पुरानी परंपराओं को बदलना होगा। एक व्यक्ति के बदलने से कुछ नहीं होगा। उस पुरानी परंपराओं को बदलकर इन दुख तकलीफ को दूर करना पड़ेगा। जन का श्रम जन में ही बढ़ जाए, ऐसा होना चाहिए ना कि जो लोगों ने कर्म किए हैं वो लोगों के बीच में बढ़ जाए। जो काम है अरे एक घर में एक व्यक्ति काम करे और 10 रह रहे हैं उस घर में पहले से, तो 10 व्यक्ति अगर एक काम को बांट लेंगे कितना हल्का हो जाएगा। अब आपको कह दिया कि 1000 वृक्ष लगाने, अब एकला व्यक्ति 1000 वृक्ष लगेगा, समय लगेगा। आप कह दिए नहीं, आपके घर में 10 व्यक्ति हैं तो 100 पेड़ ही पालते आते हैं। और आप अपने कक्षा के जो विद्यार्थियों को कह दें तो फिर हो सकते हैं 100 विद्यार्थी मिल जाएं तो फिर 10-10 ही पालते आए। कहने का मतलब है आपको काम बांटने से कम हो जाता है। तो यही बात यहाँ की गई है कि जो लोगों का जो काम है वो लोगों में ही बढ़ जाना चाहिए। प्रजा सुखी हो, देश की हर देश की जो जनता है वो सुखी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोई दुखी नहीं हो, सबको बराबर मिले। अगर आपने देखा भाई बहन अगर लड़ेंगे क्यों? क्योंकि उन्हें बराबर नहीं मिला। आपने टॉफी एक को ला के दी, एक को नहीं ला के दी, छोटे वाला वो बड़े वाला रोएगा क्योंकि एक उम्र के है ना, तो रोएंगे अवश्य। अगर आपने बराबर बांट दिया ना, दोनों देखेंगे। पेंसिल भी ला कर देते हो ना तो देखते हैं पहले कि हाँ ये छोटी है कि बड़ी होती है। बड़ी है तो फिर लड़ाई, छोटी है तो भी लड़ाई। बराबर देखते हैं कि हाँ ये बराबर है, और बराबर हो गई तो ठीक है, हाँ संतुष्टि है। तो बराबर तो देखो बच्चे भी कितने जानते हैं कि न्याय, देखो बच्चों को भी पसंद है तो सबको पसंद है। यहाँ यही न्याय की बातें कर रहे हैं। टूट गया वह सुमन मणिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी। एक बुढ़िया आती है खांसते हुए तो उसका सपना टूट जाता है। आधा पाव आटा लेने, वो आधा पाव आटा लेने के लिए आती है। लो लाला ने फिर डंडी मारी। यहाँ डंडी मारने से मतलब है कम तोलना। आध पाव लेने आई थे और उसमें उसने क्या कर दिया, कम तोल दिया। तो यहाँ इतनी बड़ी बातें कर रहा था, समानता की बातें, सब बराबर हों, सबको सुख सुविधा बराबर मिले। और जब खुद की बारी आई तो देखिए क्या किया उसने डंडी मारना, यानी कम तोल दिया। एक बुढ़िया, गरीब बुढ़िया आई आधा पाव आटा खाने के लिए, लेकिन उसने भी उसे कम तोल दिया। तो यहाँ ये बात समझनी है कि इतनी देर से बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, देश में ऐसा होना चाहिए, देश में वैसा होना चाहिए, सबको बराबर सुख मिलने चाहिए, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सब काम को बराबर बांट दिया जाए। लेकिन जब खुद की बात दी जाती है ना, हम ऐसे ही करते हैं। हम फेसबुक व्हाट्सएप पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब कार्य करने की बात आती है ना तो पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ यही बात बताई गई है कि लोग कहते तो बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है। तो यहाँ यही बात की कि लाला ने फिर डंडी मार दी, कम तोल दिया। चीख उठा घुग्गू डालो में, लोगों ने पट दिए द्वार पर। कहने का मतलब है कि यहाँ पर लोग कुछ बोलने के लिए पहले कुछ कहते हैं, उससे पहले सेठ साहूकार जो कारगर होते हैं या कुछ कह सकते हैं जो शोषक वर्ग है, वो उनकी घुड़की से डर जाते हैं और अपने द्वार बंद करके दुबक जाते हैं। कोई उनका विरोध नहीं करता है। यहाँ यही कहा गया है कि एक घुड़की से, एक धमकी से लोग क्या कर देते हैं, अपने दरवाजे बंद करके अंदर चले जाते हैं, कोई विरोध नहीं करता है। किसी ने कहा कि अगर किसी ने इसका विरोध किया तो मार देंगे। अरे एक व्यक्ति आप सभी इतने पूरे समाज को डरा देता है, गुंडा आता है, वो आपको धमकी देकर चला जाता है और आप सभी लोग घर बंद करके बैठ जाते हो। तो यहाँ यही बात कही गई है कि जो शोषक वर्ग होता है उनके एक घुड़की से लोगों ने अपने द्वार बंद कर लिए और ये जो रात्रि रूपी, निद्रा रूपी जो अजगर है वो हमें धीरे धीरे निगल रहा है। कहने का मतलब है कि बस हम सोए रहते हैं मस्ती में, हमें इस संसार से कोई लेना देना नहीं। वही यहाँ होता है कि रात्रि में धीरे धीरे निद्रा रूपी जो अजगर था पूरी बस्ती को धीरे धीरे निगल गया है। ये पाठ था
ये पाठ प्रगतिवादी है। इस प्रगतिवादी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहाँ अब गृह कार्य है, गृह कार्य को आप अपनी कॉपी में करेंगे। संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं कविता के आधार पर लिखना है। ये तो आपको अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आता है ना, आज ही शाम को परिवर्तन देखिए और उन परिवर्तनों को अपनी कविता के रूप में या काव्य के रूप में खुद बनाइए। लेकिन आपने यहाँ पर अपने भाव भी बता सकते हो कि संध्या के समय क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जैसे सांझ के समय होने के बाद में सूरज की लाली कैसी हो गई है और छाया कहाँ तक आ गई है, पक्षी कैसे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, गायें, पशु पक्षी और मनुष्य क्या करते हैं। संध्या के समय का परिवर्तन के बारे में क्या क्या होगा, शाम होते ही क्या क्या होंगे, वो आपको अपनी भाषा में लिखने। पंत जी ने नदी के तट पर का जो वर्णन किया है उसको अपने शब्दों में लिखना है। कैसी लग रही है नदी, कैसी लग रही है, कभी उसे अजगर के समान बताया गया है, थके हुए अजगर के समान बताया है। उसके पास में आपको ये बताया है वर्ध विधवाओं को बगुले की तरह समान बताया गया है। और यहाँ भी ये बताया है कि जहाँ आरती होती है उस आरती से उनमें कंपन होता है। बहुत सारी बातें की है, वो आपको अपने शब्दों में बतानी है। लाला के मन में उठने वाली दुविधा को अपने शब्दों में लिखना है कि लाला सोचता रहता है कि सभी लोग एक जैसे हैं, फिर भी क्या है, अंतर है। हम कोड़े कोड़े के लिए क्या करते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, अनेक बातें वो सोचता है। उन अनेक बातों को अपने यहाँ पर लिखना है। सामाजिक समानता की छवि की कल्पना किस तरह अभिव्यक्त हुई है। सभी लोग ये कहते हैं सबको समान घर मिले, सबको अच्छा घर मिले, अच्छे कपड़े मिले, उनको अच्छा शरीर हो, स्वस्थ शरीर हो, ऐसी कामना की गई है। सबको धन बराबर मिले, कर्म के आधार पर बंटवारा होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत सारी यहाँ पर हमें बताई गई है कि सभी को अगर बराबर सुख मिलेगा तो कोई तकलीफ ही नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये 5वां पाठ था सुमित्रानंद पंत। छाया के बाद ग्राम्या जो कविता संकलन है उससे ली गई है।